हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 1, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, इवोल्यूशन और ऑब्जेक्टिव्स आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं, चाहे आप बीकॉम में हो, बीबीए में हो, एमकॉम में हो, एमबीए में हो, या फिर कोई भी अदर स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आज की इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमको गिवन है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि हमको फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द बिजनेस फंक्शन, एक बिजनेस फंक्शन है जो डील करता है विद इन्वेस्टिंग द अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अ वे दैट ग्रेटर बिजनेस सक्सेस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अचीव्ड। तो हम जानते हैं एक बिजनेस फंक्शन है ये, किस तरीके से हम अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। कि भाई जो भी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जितना भी पैसा है, हम उसको किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रेट सक्सेस अचीव कर पाए, हमारे बिजनेस के जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हो पाए। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप 3 टाइप के बिजनेस डिसीजन लेते हो, फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। पहला जो हमारा डिसीजन होता है वो फाइनेंस डिसीजन होता है, सेकंड हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन होता है, थर्ड हमारा डिविडेंड डिसीजन होता है। तो बेसिकली एक बिजनेस को कदम कदम पर पैसों की ज़रूरत तो होती ही है, फंड्स की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिबेंचर्स इशू करके भी कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, आई मीन कि फंड्स जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम बोरोइंग फंड्स भी बोलते हैं। और इक्विटी शेयर्स इशू करके भी हम कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम ओन्ड फंड कहते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। जब हम इक्विटी का सहारा लेते हैं तो ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होती है। अब बात की जाए कि जब आप फंड्स एक्वायर कर लेते हो, फंड्स रेज कर लेते हो, उस फंड्स को आप किस तरीके से इन्वेस्ट करते हो जिससे आपके बिजनेस में आप कह सकते हैं आपको सक्सेस मिले और आपकी जो रिटर्न्स हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हों। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि जहाँ से भी आपने पैसा रेज किया, कोई आपको मुफ्त में पैसा नहीं देता, आपको कुछ ना कुछ उनको भी देना होता है इन रिटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट चुकाना होगा, आप डिबेंचर्स इशू करके पैसा जनरेट करोगे तो भी आपको इंटरेस्ट देना होगा, आप इक्विटी शेयर्स जनरेट करके इशू करके अगर पैसा रेज करोगे तो आपको उनको डिविडेंड देना होगा। वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, आपके रिटर्न्स उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना, तभी तो आपको बेनिफिट होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को। ये फोकस करता है सोर्सिंग द कैपिटल, वेदर इट इज फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर, डेट फाइनेंसिंग, वेंचर फंडिंग, पब्लिक इशू और एनी अदर सोर्सेज। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल के सोर्सेज पर फोकस करता है कि कहाँ से एक एंटरप्रेन्योर के पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी, यानी कि अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा लगाना है तो एंटरप्रेन्योर के पास पैसा कहाँ से आएगा। तो वो डेट फाइनेंसिंग से भी आ सकता है, यानी कि डिबेंचर्स इशू करके भी आ सकता है, और वेंचर फंडिंग, स्टार्टअप फंडिंग भी जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक इशू यानी कि हमारे इक्विटी शेयर्स, और कोई भी अदर सोर्सेज हो सकता है। तो मेन फोकस हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है वो इन चीज़ों पर होता है।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फंड एलोकेशन इन एन ऑप्टिमाइज्ड वे। तो बेसिकली आपने पैसा तो जनरेट कर लिया, लेकिन उस पैसे को ऑप्टिमली यूज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर हो और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, आज के टाइम में भी, पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या डिटरमाइन करता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, ये पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है, ये अदर प्रोसीजर्स लेआउट करता है, ये प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करता है, ये बजट्स एलोकेट करता है, जितने भी हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उन चीज़ों की। तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम करते हैं, प्रॉपरली अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल हो जाता है कि हमारी कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हों। कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी ऑपरेशंस चला रही है, अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है, कंपनी को पैसा चाहिए उस चीज़ के लिए, तो सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होना हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंस यही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारे बिजनेस में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हों। नंबर 2, ये बैलेंस मेंटेन करके चलता है इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। ना ज़्यादा खर्चे करने हैं और इनकम से हमेशा आपके खर्चे कम होने चाहिए, और इनकम और एक्सपेंस के बीच का जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये इंश्योर करता है एफिशिएंट एंड हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमारी जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारा बिजनेस जहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ओब्वियसली हमारे बिजनेस की ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमाएं। आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा ज़्यादा होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरीके से बिजनेस ग्रोथ और इसके रिगार्डिंग एक्सपेंशन का मतलब होता है कि बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना, और ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाना, और ज़्यादा ब्रांचेस खोल लेना। ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन चीज़ों को क्रिएट और एग्जीक्यूट कर पाता है, क्योंकि बिना पैसों के आप कोई भी एक्सपेंशन नहीं कर सकते। बिजनेस की ग्रोथ के लिए पैसा भी लगाना और चाहिए होता है। सेफ गार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट मार्केट अनसर्टेनिटीज थ्रू इंश्योरिंग बफर फंड्स। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि आप प्रॉफिट कमाएं ज़्यादा से ज़्यादा, बिजनेस प्रॉफिट रिटेन करके रखे, क्योंकि अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, डिप्रेशन का टाइम आ जाए या कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस आ जाए जिसमें हमारा बिजनेस बंद हो जाए, तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास फंड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो वो रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू हम कर लेते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सेफगार्ड करता है, बचाता है ऐसी सिचुएशन से, पैसा रिटेन करके, क्योंकि बचा हुआ पैसा आपके मुसीबत में ही काम आता है। इवोल्यूशन की बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो इसके हमारे 3 स्टेजेस हैं। पहला ट्रेडिशनल फेज, दूसरा ट्रांजिशनल फेज और तीसरा मॉडर्न फेज। देखो ट्रेडिशनल फेज में क्या हुआ करता था वो बात करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल फेज था इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन फोकस था वो कुछ सर्टेन इवेंट्स पर था, जिसमें हम देखते थे कि कैसे हमें मेजर एक्सपेंशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, मर्जर करना है यानी कि दूसरी कंपनीज के साथ मर्ज हो जाना है, या फिर अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करना है। तो ट्रेडिशनल फेज जो था वो कह सकते हैं कि कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी एम्फेसाइजेस ऑन लीगल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल फेज था इसका जो ज़्यादा एम्फेसाइज था वो लीगल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे था। एज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी वॉज रेगुलेटेड बाय प्लेथोरा ऑफ लेजिस्लेशन। तो बेसिकली उस टाइम पे कंपनीज में बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन के द्वारा सारी चीज़ें रेगुलेट हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ हुआ करती थी। तो ट्रेडिशनल फेज बेसिकली वो फेज था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिसमें हम कह सकते हैं कि आउटसाइडर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू
हुआ करता था। आउटसाइडर का मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, हमारे लैंडर्स जो हमें पैसा देते हैं बिजनेस को, रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे कि हमारी आरबीआई, सेबी, ये सारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, एंड अदर आउटसाइड इंटरेस्ट, तो इनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। लेकिन वहीं हम बात करें ट्रांजिशनल फेस की, तो ट्रांजिशनल फेस में जो ज़्यादा एम्फोसाइज डाला गया था वो डाला गया था फाइनेंस मैनेजर के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी इन द एरियाज ऑफ फंड एनालिसिस, प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो देखो, ट्रांजिशनल फेज बेसिकली इस चीज़ के ऊपर जोर डालता था कि जो हमारे फाइनेंस मैनेजर थे उनको प्रॉपरली फंड एनालिसिस, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करना, उन प्रॉब्लम से डील करने वाला जो फेस था वो ट्रांजिशनल फेस था। मॉडर्न फेस की बात करें तो मॉडर्न फेस में बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई करने लगे। जो जो इकोनॉमिक थ्योरीज हमारे स्कॉलर्स ने दी है, इकोनॉमिक्स ने दी है, उनके द्वारा जो थ्योरीज दी गई उनको अप्लाई किया जाने लगा। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ एनालिसिस को अप्लाई किया जाने लगा। और मॉडर्न फेज में क्या हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में जो चेंजेस आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुए और उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप को और ज़्यादा ब्रॉड किया, बढ़ाया। तो जो मॉडर्न फेज था इसका जो कोर फोकस था वो ये था कि हाउ ऑन द रैशनल मैचिंग ऑफ फंड्स टू देयर यूजेस इन द लाइट ऑफ देयर डिसीजन क्राइटेरिया की रैशनल मैचिंग ऑफ फंड्स। रैशनल मैचिंग ऑफ फंड्स का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस को जितनी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट हमारे पास उतना तो फंड्स अवेलेबल हो, ना तो ज़्यादा कम हो ना तो ज़्यादा हो। ठीक है जी। तो द एडवांसेस इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, एडवांसेस आए, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्लाई किए जाने लगे और फाइनेंशियल मॉडलिंग की जाने लगी, डिमांड फोरकास्टिंग, रिस्क एनालिसिस, ये सारी थ्योरी अप्लाई की जाने लगी मॉडर्न फेज में। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे बोला गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स टू द बिजनेस को इंश्योर करना कि हमारे बिजनेस में पर्याप्त रूप से और रेगुलरली सप्लाई होने चाहिए फंड्स की। इस बात को इंश्योर करता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये प्रोवाइड करता है एक फेयर रेट ऑफ रिटर्न टू दी सप्लायर्स ऑफ कैपिटल। सप्लायर्स ऑफ कैपिटल का मतलब क्या, कि जो लोग हमारे बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो हमको हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कराना है। तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। नंबर थर्ड बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि कैसे आप अपनी कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सेफ्टी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। इस बात को भी ये इंश्योर करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डेफिनेट सिस्टम बनाता है फॉर इंटरनल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग के लिए। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करता है और एक अच्छी इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ डेवलप करता है। बाकी अगर हम मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये है हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो देखो, आज का जो मॉडर्न फेस है वो हमसे यही कहता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था और ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव था। ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में हम इसी बात पे फोकस करते थे कि हमको अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, लेकिन आज के टाइम में हम शेयर होल्डर्स पर ध्यान देते हैं। हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने पर फोकस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो देखो, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये सभी बिजनेस एंटरप्राइज का कि हमको अपने ओनर्स का वेलफेयर करना है, और क्योंकि वो हमारे ओनर्स हैं, वो कैपिटल लगा रहे हैं, तो बिजनेस एंटरप्राइज का यही बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उनको ओनर्स का वेलफेयर करना है। तो इट कैन बी अचीव बाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली आप तभी वेलफेयर कर पाओगे जब आपके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन जो फाइनेंशियल डिसीजन है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट डिसीजन,
फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, वो जो है ऐसे होने चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ऐसे डिसीजन लेने हैं जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े, और ऐसा कोई भी एक्शन नहीं करना जिससे हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होए, कम हुए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कुछ ग्राउंड्स को जस्टिफाई करता है, जैसे कि रैशनल। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भी डिसीजन होने चाहिए वो लॉजिकल होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। नंबर 2, बिजनेस परफॉर्मेंस को टेस्ट करना कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अच्छा परफॉर्म करोगे, पता लगेगा टेस्ट में, तो ही तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट है तो इसका मतलब एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें और अच्छे से बेटर कमाना है और ज़्यादा प्रॉफिट आगे फ्यूचर में भी अर्न करना है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से वेलफेयर भी होता है, सोशल वेलफेयर भी बढ़ता है, और प्रॉफिट ही तो डिसीजन मेकिंग का आधार है। ड्रॉबैक्स की बात करें तो इट इज़ वेग। वेग मतलब अनक्लियर, जो चीज़ क्लियर ना हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट जो है वो उसकी ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि ये वेग है। वेग मतलब कि हमको क्लियर नहीं है बातें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो करना है बट किन तरीक़ों से करना है और कौन सा प्रॉफिट। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करूं तो आज आपके पास जो भी मनी है उसकी टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, आज आपके पास अगर एक 100 रुपीज़ का नोट है, जो भी आप सामान लेने जाओगे आज वो आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कंपेयर टू इन फ्यूचर। अगर मैं बात करूं 1 साल की, वही एक 100 रुपये आप 1 साल बाद मार्केट में लेके जाएंगे तो आपको कम क्वांटिटी मिलेगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट हमसे ये बोलना चाह रहा है कि आपकी आज की जो मनी वैल्यू है वो ज़्यादा है बजाय कि फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को ये इग्नोर करता है, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ये रिस्क को इग्नोर करता है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना का मतलब ये है कि सोशली आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, आप उसको सोचे बिना लगातार प्रॉफिट पे ही ध्यान दो, तो इट इज़ नॉट फेयर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो ये वेग नहीं है, ये एम्बिगियस नहीं है। कहने का मतलब है इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो फिर भी 2 चीज़ों को इग्नोर करता है, ये रिस्क और टाइम वैल्यू मनी को इग्नोर करता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो एज़रा सोलोमन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बताया वो यही बताया है कि वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। अगर हम बात करें नेट प्रेजेंट वैल्यू की, तो यहाँ पे बोला गया NPV is the difference between the gross present value of the benefits of that action and the amount of investment required to achieve those benefits। जो ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको हम माइनस करते हैं, कह सकते हैं डिफरेंस निकालते हैं हम ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू का साथ, किसके साथ, जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ, कि आज आप जो पैसा लगा रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, वी हैव डिस्कस द गोल, हमने डिस्कस करे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स। तो क्वेश्चन जो ये अराइज होता है वो यही होता है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या फिर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो आज का जो सर्कमस्टेंसेज है वो हमसे यही कहता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके फेवर में हमारे को कुछ पॉइंट्स गिवन है। नंबर 1, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो मेजर करता है हमारी इनकम को कैश फ्लोज की टर्म्स में, ये एम्बिग्विटी को अवॉइड करता है। एम्बिग्विटी का मतलब ऐसी चीज़ें जो क्लियर ना हो,
तो यानी कि ये सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखता है, क्लियर रखता है। और ये जो है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के साथ एसोसिएट होता है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कि आप बिजनेस जो भी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है उस पर बिजनेस को क्या इनकम हो रही है, ये उस चीज़ को मेजर करता है कैश फ्लोज के बेसिस पे, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के बेस पे। ये रिकॉग्नाइज करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, पर कैसे करता है? डिस्काउंटिंग द एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट अ सर्टेन डिस्काउंट रेट। तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमारा एक मेजरमेंट है। तो बेसिकली हम इस पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉग्नाइज करता है। ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को एनालाइज करता है ताकि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में हम बेस्ट को चूज़ कर पाए। तो ये सारे जो है पॉइंट्स थे हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बेसिकली हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि आज हमारी कंपनी से जिस शेयर होल्डर ने शेयर परचेज़ किया है, आने वाले कुछ टाइम में उस शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़े। और मार्केट में वो शेयर की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। जब आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इट मीन्स कि आप अच्छे इनकम भी जनरेट करोगे, इनकम अर्न करोगे आपका बिजनेस। और जब इनकम अच्छी अर्न करोगे तो शेयर होल्डर्स को आप बेटर रिटर्न्स दे पाओगे और डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे। और जब भी किसी कंपनी का मार्केट में डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उस पर्टिकुलर शेयर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। और जब डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है तो उसका प्राइस भी अप हो जाता है, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत फ़ायदा होता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।